मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई और मेरा गैरों में रिश्ता कर दिया। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई खास तैयारी न थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरे पापा नहीं थे। कहने को तो मेरे 3 भाई भी थे, मगर वो सिर्फ इतना कमाते थे जितना वो अपनी बीवी बच्चों को खिला सकते थे। इसी वजह से शायद मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र ज्यादा थी। वह मुझे हमेशा कहती, अभी तो मैं जिंदा हूँ, जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से अदा हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। मेरे ससुराल से लोग जब मेरा सामान लेने आए तो मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियां भी देकर गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उसी दिन कबीर ने मुझे कॉल की। उसने पहली बार मुझसे बात की और जवाब देते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, ये पूछते हुए कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी। उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुई। कबीर जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियां उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो प्यारा ही इतना था। वो कबीर को देखते ही मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, इतना हैंडसम पति किसी को ही नसीब होता है। मैंने भी अभी तक कबीर को नहीं देखा था। शादी करते वक्त दिल में अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा के लिए कबीर के साथ रहूंगी। खौफ इस बात का था कि मेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी की नजर न लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिली हो, उसे खुशी भी कहाँ रास आ सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी सज संवर कर घूंघट किए कबीर का इंतजार कर रही थी। कबीर के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूं हम 2 दुल्हनें इस घर में आ गई। कबीर के घर वालों ने अपना हर शौक शादी में पूरा किया, क्योंकि घर के वो ही आखिरी 2 बच्चे रह गए थे। थोड़ी देर में ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने कमरे में आकर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखते ही हैरान हो गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कही बातें याद आने लगी, क्योंकि कबीर वाकई में बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। वो अपने सारे बहन भाइयों में सबसे अलग था। रंग में साफ और नक्शो निगार में कोई शहजादा लग रहा था। अगली सुबह की रस्म भी बहुत अच्छे से हुई। कबीर बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी थी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वो मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। हालांकि वो भी मेरी तरह वहाँ पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तीखी नजरों से देख रही थी। जाने वो क्या सोच रही थी। खैर, मेरी सास ने हम देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे बनाए थे, ताकि दोनों में किसी को कोई ऐतराज न हो। हाँ, मगर रंग में फर्क जरूर था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देखकर खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशी को नजर लग गई। अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम के वक्त कबीर बात करते करते बेहोश हो गया। यूं अचानक से वो बेहोश हुआ तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरे चीखने पर घर में बाकी लोग मेरे कमरे में आ गए और यूं कबीर को बेहोश पाकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से कबीर को उठाया और उसे होश में लाने लगे। उसके चेहरे पर कोई पानी छिड़कता है तो कोई उसके पैरों के तलवे मलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वो कबीर को डॉक्टर के पास लेकर गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मेरे जेठ ने कॉल किया तो बताया कि कबीर को होश आ गया है, जिसे सुनते ही जैसे मेरे जिस्म में दोबारा से जान लौट आई हो। थोड़ी देर में ही वो कबीर को घर पे ले आए। मैं अपनी कमरे की दहलीज पर खड़ी थी, कबीर को देखकर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से शादी के बंधन में बंधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले ही वो एक दिन का हो या कई सालों की। और शादी के बाद औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका पति ही तो होता है, जिसके दम पर उसके चेहरे पर रौनक होती है और उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां होती है। जब कबीर ने मेरी तरफ देखा तो वहीं खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम क्यों रो रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भागी चली आई, उसके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कबीर को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है।
कबीर ने दवाई ली हुई थी, इसलिए वो रात को जल्दी सो गया, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उठकर कबीर की तरफ देखती कि वो ठीक से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैंने बड़ी बेचैनी से कबीर को उठाया। जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। हालांकि उस दिन कबीर बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले कबीर ने मुझसे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने कबीर से पूछा, आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता था क्या? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश हो गए थे। मेरे सवाल पर कबीर ने सिर्फ कहा कि मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये कहते कबीर के सर में फिर से दर्द होने लगा। वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। ये कहते ही वो फिर से बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह से बेहोश होता देखकर अपने होश हवास खोने लगी और रोते हुए कमरे से बाहर भागी, ये कहते हुए कि कबीर को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर से सब घर वाले इकट्ठे हो गए। कबीर आज भी उसी हालत में ही था। इस बार कबीर को वो बड़े अस्पताल में लेकर गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात न सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, रात का वक्त है और वैसे भी ये मर्दों का काम है। मेरी सास ने उस रोज मुझे बहुत ही बुरी तरह से झटका था। सास के इस तरह कहने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर में ही फिर से जेठ का फोन आया और उन्होंने बताया कबीर होश में आ चुका है। मुझे कबीर के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी माँ को कॉल किया, ये सोचते हुए अब कबीर की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए माँ को बताना भी जरूरी है। फिर ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पे कोई भी कबीर की हालचाल मालूम करने नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैंने अपनी माँ को कॉल किया तो मेरी माँ मेरी बात सुनते ही रोने लगी। रात के तकरीबन 11 बजे जब कबीर को लेकर मेरे जेठ और ससुर घर आए तो वो बहुत परेशान थे। मैंने जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, रिपोर्ट्स 1-2 दिन में मिलेगी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। ये सुनते ही मेरी जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोगों के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं। इनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां चली जाती है। शायद उसका दिल बहुत जला था इस वजह से, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और कई अरमान थे जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर ऊपर वाले की लिखी को कौन मिटा सकता है। अगले ही दिन मेरी माँ कबीर का हालचाल लेने आई तो बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को मुझे मनहूस कहते हुए बहुत बातें सुनाई। मेरी माँ उनकी बातें सुनकर बोझल दिल लिए वहां से चली गई। रिपोर्ट्स के आते ही सब घर वालों पर जैसे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर को ब्रेन ट्यूमर था, वो भी 3rd स्टेज में था। कबीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूं ही कबीर को डॉक्टर के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस दिन कबीर का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद ये टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे उल्टियां आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं उम्मीद से हूँ। अब हालत ऐसे थे कि मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। कबीर का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया था। जब उसको होश आया तो वो सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, आप खुशकिस्मत हैं, कबीर का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मगर पूरी तरह से ठीक होने में इसको अभी वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक कबीर अस्पताल में ही एडमिट रहा। जब उसकी कुछ तबीयत संभली तो उसको घर में लेकर आए। मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कबीर मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ वादा एक भी नहीं निभा पाया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे उसकी ये बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए कबीर को दिलासा देने लगी। मेरी माँ और मेरे भाई जब कबीर का पता करने आए तब मेरी सास को क्या हो गया वो मेरी माँ से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे में कहा था कि मेरी माँ वापस पलटकर कोई जवाब न दे सकी और न ही कुछ पूछ पाई। मेरी सास मेरी माँ को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं ये सुनते ही बहुत हैरान हुई। मैं कबीर को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी।
मगर ये बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में आया और जबरदस्ती मुझे वहां से लेकर आ गया। उन्होंने मुझे कबीर से एक बार भी बात नहीं करने दी। मायके में आकर भला मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार कबीर को कॉल की, मगर उसने कॉल अटेंड नहीं की। कुछ दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे और फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप भाई से कहें कि मुझे मेरे ससुराल छोड़ाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा ही हो जाएगा। मगर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसलिए उसने तुझे इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके, और अगर तुम इस बीच चली गई और कबीर को कुछ भी हो गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैंने मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल की। 2 बार तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं किया, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, अब तुम क्या चाहती हो? कबीर इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने होश खो चुकी थी। मैंने उनसे इतना बोला, ये कैसे और कब हुआ? क्योंकि मुझे माँ के घर में आए हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दी और इसके बाद उन्होंने कभी भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। जबकि मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम छा गया। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाया और अपने ससुराल पहुंची। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी पड़ोसी के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। खैर, मेरी माँ ने साथ वाले पड़ोसी से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि वो ये घर छोड़कर चले गए हैं। उनके घर वाले के बारे में मेरी माँ मुझे कोसते हुए घर में वापस ले आई, ये कहते हुए कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने छुड़ा लिया, और अब कबीर इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम घर में बैठो। मेरी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जबकि अभी तक ये मालूम नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी माँ घर में एक नर्स को लेकर आई और उनसे कहा कि मैं सच में उम्मीद से हूँ। बल्कि वो मुबारकबाद देते हुए कहने लगी, खुशखबरी है। ये अल्फाज सुनते ही मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि कबीर इस दुनिया में नहीं रहा था, तो ये खुशखबरी किसके लिए होनी थी? सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल कबीर की तरह ही दिखता था। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई माँ से कहने लगे, आप इसकी शादी कहीं और करवा दे, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मेरी माँ ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मैं अपनी माँ से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी और अपने बेटे को पाल पोस लूंगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। दिन गुजर रहे थे, ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ। वो मुझसे कहने लगे, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। शायद अब पुराने शहर में इतनी दर्द से भरी यादें थी कि वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालत भी कुछ बेहतर हो गए। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत अच्छी थी। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, वो 4th क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उन्होंने मेरी आपबीती सुनी तो वो मुझसे और भी ज्यादा हमदर्दी करने लगी। दिन बहुत तेजी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन मैंने कबीर को याद नहीं किया। मेरा बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं यही कहती, तुम्हारे पापा देश से बाहर हैं, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था। वो अपने बाप की कमी को बहुत महसूस करने लगा था। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा पहले से भी बड़ा हो गया। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर जरूर आना। क्योंकि मैडम से मेरी ज्यादा बनती थी, इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। मैडम की बेटी के बारात वाले दिन मैं वहां पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने वहां पर उस इंसान को देखा जिसका सदियों से मुझे इंतजार था।
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। कबीर मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी मुझ पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वही सदमे की हालत में खड़ी थी। आज मेरा दिल जीत गया था, वो दिल जिसने हमेशा मुझे इस उम्मीद में जिंदा रखा कि कबीर जिंदा है। मैं उस वक्त कबीर से कुछ न कह पाई। शादी में सारी रस्म के खत्म होने का इंतजार करने लगी। जैसे बारात निकली तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल से निकल रही थी। वहां पर कबीर हमारे ही इंतजार में खड़ा था। कबीर को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरबान पकड़ूं और उससे पूछूं वो जिंदा था, मगर वो इतने साल कहाँ रहा। मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहा और खुद कबीर से पूछने लगी, ये कहते हुए कि तुम तो बड़े बेवफा निकले, तुम जिंदा थे, मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ तुम्हारे मरने पर भी यकीन नहीं कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर चुके हो, मगर आज तुम्हें जिंदा अपने सामने खड़ा देखकर मुझे यकीन तो हो गया है कि मेरा दिल सच कह रहा था। मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कबीर मुझसे कहने लगा, तुम ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे इस हाल में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया था कि तुम घर से ये कहकर गई हो कि तुम बीमार पति के साथ सारी जिंदगी गुजार नहीं सकती, और वैसे भी कबीर की जिंदगी का क्या पता, आज है तो कल नहीं। ये कहकर तुम वहां से चली गई, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत मिन्नतें की थी। ये सुनते ही मैं कबीर पर फट पड़ी, क्योंकि वो जो भी कह रहा था वो सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए इल्जाम का सिर्फ इतना जवाब दिया, ये सब झूठ है और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? कबीर को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया, फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, हम वो घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ही कटेगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वो मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस शहर में, उस घर में तुमसे जुड़ी यादें जो थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज दी। वो आवाज सुनते ही कबीर मुझे तंजिया लहजे में कहने लगा, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना ही मैंने तुम्हें तलाक दी थी और ना ही मैं मरा था। तुम शादी कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कबीर के सामने उसे लाकर खड़ा किया, ये कहते हुए, ये तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा अक्स नहीं? कबीर ने जब बेटे की तरफ देखा तो उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा कबीर की ही कॉपी था। फिर मैं वहां से अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई, जबकि कबीर इस बात पर जिद कर रहा था कि मेरे बेटे को उसके साथ जाने दो। कबीर मुझसे कहने लगा, उसने एक दो बार कोशिश की थी, मगर तब मैं उधर से आ गई थी। मगर मैं जानती थी वो ये सब झूठ कह रहा था, क्योंकि मेरे दोनों भाई उसी घर में रहते थे और सबसे बढ़कर कबीर के पास मेरा फोन नंबर भी था। कबीर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थी। वो सिर्फ मेरी तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मैंने कबीर से कहा, मेरा क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई है और आधी बाकी है। ऊपर वाले ने मुझे बेटे का सहारा दिया है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। सारी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा था, जबकि मैंने उससे कई बार कहा कि वो तुम्हारे पापा हैं, तुम उनसे मिलते जुलते रहा करो। मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने बाप से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।